नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बैटरी, जो दो तरह की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में हमने पढ़ा शुष्क सेल और मरकरी सेल, और द्वितीयक में पढ़ा सीसा संचायक सेल, इन्वर्टर बैटरी और निकल कैडमियम सेल। आज हम बात करते हैं ईंधन सेल की। किसे कहते हैं कि ईंधन सेल में क्या होता है कि एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, जिसमें ईंधन की दहन के द्वारा या ईंधन के दहन के द्वारा उसकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है। और ईंधन का मतलब हो गया जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मेथेन है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है। इन सब के दहन से इनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होगा। ये कार्य जिस उपकरण के द्वारा होता है उस सेल को पढ़ते हैं हम ईंधन सेल। तो ईंधन सेल को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो वह सेल जिसके द्वारा ईंधन की रासायनिक ऊष्मा से ईंधन की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। ईंधन की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल कहते हैं। ये तो हो गई ईंधन सेल की परिभाषा। ईंधन सेल किसे कहते हैं कि जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होगा, उसे ईंधन सेल कहते हैं। अगली बात करें हम, तो इसके बारे में सर्वप्रथम बेकान ने बताया, इसलिए इसे बेकान सेल कहते हैं। या H2O2 सेल कहते हैं। बेकान सेल कहते हैं या क्या कहते हैं, H2O2 सेल कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। इसका दूसरा नाम भी हो गया ईंधन सेल को आप बेकान सेल भी पढ़ सकते हो या H2O2 सेल भी पढ़ सकते हो। क्यों करते हो? क्योंकि इसके बारे में सर्वप्रथम किसने देखा था? बेकान ने बताया था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो हम ये कह सकते हैं ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होगा। हाइड्रोजन को प्रयुक्त कर सकते हो, ऑक्सीजन को प्रयुक्त कर सकते हो, मेथेन को प्रयुक्त कर सकते हो, मेथेनॉल को प्रयुक्त कर सकते हो, एथेनॉल को प्रयुक्त कर सकते हो। ये सब है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन में देखोगे तो इन प्रकार के ईंधनों का दहन किया जाता है, और दहन के परिणाम स्वरूप इनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। उस सेल को पढ़ते हैं ईंधन सेल। अब हम बात करते हैं ईंधन सेल में H2O2 सेल की, इसकी बनावट कैसी होती है। तो बेकान सेल या H2O2 सेल के बारे में पढ़ते हैं कि H2O2 सेल क्या होता है कि इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये बना दिए जैसे हमने यहाँ पर संरचना, ये ले लिए प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड। ये पहला प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और ये दूसरा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं वो छिद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? छिद्रित होते हैं। इन दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा जाता है विद्युत अपघटनी विलयन, और दोनों इलेक्ट्रोडों पर दो अलग अलग गैसें भर दी जाती है। एक पर हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है और एक पर ऑक्सीजन गैस को भर दिया जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, और इस प्रकार की संरचना होती है, वो होती है H2O2 सेल की या बेकान सेल। तो देखना, ये तो है इलेक्ट्रोड, छिद्रित इलेक्ट्रोड है। अभी हम इनको नामांकित कर देंगे। ये इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं, ये इलेक्ट्रोड आप कह सकते हो, जो एनोड और कैथोड है, ये छिद्रित प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। छिद्रित
प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की जगह प्लेटिनम भी ले सकते हो, और छिद्रित है। एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। इन दोनों के बीच में बना हुआ विद्युत अपघटनी विलयन। इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? विद्युत अपघटनी विलयन। इस विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में आपने भर दिया सार का जलीय विलयन। सार का क्या भर दिया? जलीय विलयन। ये है वो KOH का जलीय विलयन है। एक इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का कार्य कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का कार्य कर रहा है, और इसके अंदर भरा गया है वो है विद्युत अपघटनी विलयन। विद्युत अपघटनी विलयन। इसमें एनोड पर भी गैस भरी जाती है, कैथोड पर भी गैस भरी जाती है। एनोड पर जो गैस भरी जाती है वो गैस होती है हाइड्रोजन, H2 गैस, और कैथोड पर जो गैस भरी जाती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर जो गैस भरी गई है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। इस प्रकार का जो ये डायग्राम प्राप्त होता है, इस डायग्राम को कहते हैं H2O2 सेल या ईंधन सेल। ईंधन सेल का या H2O2 सेल का नामांकित चित्र। पूछ ले वर्णन करो तो क्या होता है कि इसमें प्लेटिनम के छिद्रित इलेक्ट्रोड होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघटनी विलयन सार का जलीय विलयन भरा होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। तो ये लिख दिया H2O2 सेल के इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया। इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया। H2O2 के इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ईंधन सेल के इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। तो ईंधन सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड किसका होता है? एनोड का। तो एक तो होगी एनोड पर अभिक्रिया। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका होता है? कैथोड का। तो एक होगी कैथोड पर अभिक्रिया। एनोड पर हम जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर हम जानते हैं अपचयन अभिक्रिया होती है। एनोड, ये रही एनोड। एनोड पर गैस कौन सी भरी गई है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भरी गई है। हम इसको सरल वे में संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के मोल ले लिए 2। इस एनोड पर यहां से जब जाएगा एनोड में प्लस, तो यहां से कौन सा आयन आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये ले लिया आपने हाइड्रोक्साइड आयन 4OH माइनस। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा 4 जल के अणु 4H2O, और 4 इलेक्ट्रॉनों का कर देंगे उत्सर्जन। हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरे पर कौन सी गैस भरी गई है? ऑक्सीजन O2। ये जल के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करती है और 4 इलेक्ट्रॉनों का कर लेती है अवशोषण। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये जल का अणु इस ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करेगा तो बना लेगा 4OH माइनस, 4 हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण कर लेगा। ये हो जाएगी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम कर लेते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया। जो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी, अगर हम उसकी प्रकृति देखते हैं तो कैसी होगी? रेडॉक्स होगी। कैसे होगी? तो हमने ये देख लिया, इन 4 इलेक्ट्रॉनों से ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इस 4 हाइड्रोक्साइड आयनों से ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल, इस 2 जल के अणुओं से 2 जल के अणु कैंसिल। पीछे क्या बच गया कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जब इनका दहन करते हैं तो 2 मोल जल के अणु बनते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उष्मा से विद्युत उष्मा का निर्माण होगा। उस सेल को कहते हैं ईंधन सेल। ये ईंधन सेल के इलेक्ट्रोडों पर हो गई अभिक्रिया, एक एनोड पर, दूसरी कैथोड पर। अगली बात करें इसके विशेषताओं की, इसकी विशेषताएं क्या है? ईंधन सेल की विशेषताएं क्या है? अब हम विशेषता की बात करें तो नंबर 1 पर कह सकते हैं ये प्रदूषण रहित होता है। ये प्रदूषण रहित सेल है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता।
दूसरी बात कर सकते हैं इसकी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता 70 से 80% होती है। कार्य क्षमता कितनी होती है? 70 से 80% इसकी कार्य क्षमता होती है। ठीक है, इसका उपयोग है वो अंतरिक्ष अपोलो विमान में किया गया। अपोलो विमान में प्रयुक्त हुआ। H2O2 सेल है, ऐसा सेल है जो अंतरिक्ष अपोलो विमान में भी प्रयुक्त हुआ है। ये होता है ईंधन सेल। एक बार दोबारा देखना आप आराम से। सबसे पहले बात आती है ईंधन सेल किसे कहते हैं। तो ईंधन सेल किसे कहते हैं या होता क्या है इसमें, कि इसमें होता है जो ईंधन होता है, ईंधन का मतलब किससे हुआ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, ऐसे कोई भी ईंधन है, ऐसा कोई भी पदार्थ है, उसको जलाना है, उसका दहन करना है। और जब दहन करेंगे तो ये एक रासायनिक यौगिक है, इनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होगा। ऐसे सेल को कहा जाता है ईंधन सेल। ये एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं प्राथमिक सेल है, जिसमें एक बार जला करके आप विद्युत ऊष्मा का निर्माण कर सकते हो। वापस इनको जलाना संभव नहीं है या वापस इनको आवेशित करना संभव नहीं है। तो परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें ईंधन के दहन से उसकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है, उस सेल को ईंधन सेल कहते हैं। इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक, सर्वप्रथम इसके बारे में बताने वाला या इसकी संरचना बनाने वाला वैज्ञानिक था बेकान। इसलिए इस सेल को बेकान सेल भी कहते हैं। और उन्होंने जब बनाया तो दो ईंधन को काम में लिया था, दो गैसों को काम में लिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, इसलिए इसको H2O2 सेल भी कहा जाता है। कौन कौन से ईंधन इसमें काम में लिए जा सकते हैं? ये सारे ईंधन इसके रूप में काम में लिए जा सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेथेन है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आता है इसकी संरचना। तो इसमें प्लेटिनम के छिद्रित दो इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है, एक कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघटनीय विलयन भरा होता है, वो सार का जलीय विलयन होता है या जल का सारीय विलयन होता है। फिर इसके इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया देखोगे तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करेगी। और कैथोड पर ऑक्सीजन एवं जल चार इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण करेगा। पूर्ण सेल अभिक्रिया में आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन किया तो जल का तो निर्माण हो गया, और इनके दहन से इनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण हो जाता है। फिर इसकी विशेषता क्या है कि ये ऐसा सेल है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, कोई विषय उत्पाद नहीं बनता। इसकी कार्य क्षमता वो 70 से 80% होती है, और इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष विमान में किया गया था। ये विशेषता भी है इसकी, अंतरिक्ष विमान में सबसे पहले कौन से सेल को प्रयुक्त किया गया? वो ईंधन सेल। ये होता है ईंधन सेल। ये तो हुआ ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, कार्य प्रणाली कैसी होती है, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया कैसी होती है, विशेषताएं क्या। अंतरिक्ष अपोलो विमान में कौन से सेल का उपयोग हुआ, खोज किसने की। अब हम इसके बाद में अगली बात करते हैं, वो है संसारण। संसारण का मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार की क्रिया है, कि विद्युत रासायनिक क्रिया है तो किस प्रकार से या कैसे है। तो बात करें हम संसारण की, तो जब भी किसी धातु को अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट जैसे यौगिकों की परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उस धातु की धात्विक चमक है वो समाप्त हो जाती है, और धात्विक चमक समाप्त होने के कारण वो बदरंग हो जाती है। इस क्रिया को ही कहा जाता है संसारण। तो ये संसारण की हम परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी धातु को अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर ऑक्साइड या सल्फाइड
या कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की परत का निर्माण हो जाता है, की परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण धातु की जिसके कारण धातु की धात्विक चमक, धात्विक चमक समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसे संसारण कहते हैं, इसे संसारण कहते हैं। यह संसारण की परिभाषा हो गई कि जब किसी धातु को अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर या तो परत बन जाती है ऑक्साइड की, या परत बन जाती है सल्फाइड की, या परत बन जाती है कार्बोनेट की, जिसके कारण उसकी धात्विक चमक है वो समाप्त हो जाती है। इस क्रिया को, धातु है वो बदरंग हो जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका आप कह सकते हो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अगला उदाहरण देते आप ये कह सकते हो चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना। या आप ये कह सकते हो कोपर पर हरे रंग की परत का निर्माण। ये सब कौन सी क्रिया है? संसारण की क्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक संसारण है, चांदी का बदरंग होना, काला होना संसारण है, और कॉपर पर हरे रंग की परत का निर्माण होना ये भी संसारण है, संसारण होता है। तो अगली बात करें इसके बचाव की। संसारण से बचाव कैसे किया जा सकता है, सुरक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है? तो संसारण से बचाव कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आप कह सकते हो धातु पर रंग करके, या आप ये कह सकते हो धातु पर ग्रीस या ऑयल लगा करके, ग्रीस या ऑयल लगा करके, या आप ये कह सकते हो धातु का गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण का मतलब है अधिक अभिक्रियाशील धातु का लेप करके, या कह सकते हो विद्युत अपघटनी विधियन का उपयोग करके। ऐसे विद्युत अपघटनी विधियन का हम उपयोग करेंगे जिसका धातु पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। या इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि उसको कैथोड के रूप में प्रयुक्त करके भी इस प्रकार के संसारण से बचाया जा सकता है। ये मुख्य संसारण के बचाने के उपाय हो गए, बचाव। अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगना। संसारण एक विद्युत, संसारण की विद्युत रासायनिक क्रिया, संसारण की विद्युत रासायनिक क्रिया। ये पूछ ले संसारण की विद्युत रासायनिक क्रिया लिखो तो किस प्रकार की होगी, या क्रिया विधि लिखो तो किस प्रकार की होगी। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहा वो तो प्रयुक्त होता है एनोड के रूप में, ठीक है, किसके रूप में प्रयुक्त होता है? एनोड के रूप में। और अशुद्ध लोहा है वो प्रयुक्त होता है कैथोड के रूप में। विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में, हम विलयन की बात करें
तो विलीन के रूप में या तो प्रयुक्त होगा अम्लीय या प्रयुक्त होगा क्षारीय जल, अम्लीय या क्षारीय जल। अब बात करें हम इसके इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया भी होगी, तो एक तो होगा एनोड, एनोड पर अभिक्रिया होगी। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड के रूप में क्या प्रयुक्त हुआ? शुद्ध लोहा, तो ये ले लिए आयरन के 2 मोल, ये है वो परिवर्तित हो जाएंगे फेरस में Fe+2 में। एक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 में से कितने निकल गए? 4, 4 इलेक्ट्रॉनों का हो गया उत्सर्जन। ये हो गई एनोड पर अभिक्रिया। दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन और उसके साथ 4H+ आयन, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर देंगे। और जब अवशोषण करेंगे ऑक्सीजन 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके 2 जल के अणुओं का निर्माण कर देगा। यह हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया या कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अगर इनको जोड़ दोगे तो वो बन जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया, और जो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी? रेडॉक्स। किस प्रकार की होगी? 4 इलेक्ट्रॉनों से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये अभिक्रिया हो जाएगी। Fe के 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल और 4 मोल H+ के साथ अभिक्रिया करेंगे, 2 मोल Fe+2 और 2 मोल जल के अणुओं का निर्माण करेगा। ये हो जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया। इसके पश्चात अगले पद में क्या होता है कि ये जो फेरस है Fe+2 है, ये ऑक्सीजन एवं जल के साथ अभिक्रिया करता है, फेरस से फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। फेरस है वो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है, मींस ऐसी अभिक्रिया होती है। ये है Fe+2, 2 मोल, एक तो आधा ऑक्सीजन का मोल और एक जल का अणु, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जब इन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है तो ये फेरस तो ऑक्सीकृत हो जाता है, फेरिक में बना लेता है Fe2O3 और साथ में से उत्पाद के रूप में बन जाते हैं 4H+ आयन। ये जो 4H+ आयन वो कैथोड पर पुनः ऑक्सीकरण रिसाइकल के दौरान अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे। तो ये फेरस है, ये Fe+2 का मतलब किससे हुआ? फेरस से। और ये फेरस किसमें ऑक्सीकृत हो गया? फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, ऑक्साइड में। अब ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है? नमी को एब्जॉर्ब करेगा, नमी का अवशोषण करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जंग का निर्माण होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 है, ये नमी को अवशोषित करता है। मान लिया नमी के मोलों की संख्या x है, तो क्या बन जाएगा? Fe2O3.XH2O। इसका ये जो अणुसूत्र बना, इस अणुसूत्र को फेरिक ऑक्साइड व नमी युक्त अणु को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ये लोहे पर जंग लगने की विद्युत रासायनिक क्रिया की समीकरण। वापस एक बार देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम संसारण की। संसारण का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी धातु को अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट जैसे आयनों की परत का निर्माण हो जाता है। चारों तरफ परत बना लेंगे। इस परत के कारण जो धातु है वो धातु बदरंग हो जाती है। धातु की जो धात्विक चमक है वो समाप्त हो जाती है, बदरंग दिखाई देने लगती है। इस क्रिया को कहते हैं संसारण। सरल शब्द में ये कह सकते हैं धातु का खराब होना क्या कहलाता है? संसारण कहलाता है। कैसे उदाहरण देख सकते हो? तो आप सरलता उदाहरण दे सकते हो, लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, चांदी का बदरंग होना। तीसरा उदाहरण देख सकते हो, कॉपर पर हरे रंग की परत का निर्माण करना। ये सारे ही संसारण के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में होने पर ऐसा होता है। तो इससे बचाव कैसे कर सकते हो? बहुत सारे उपाय है। इस पर कलर कर दो, रंग कर दो, इस पर पेंट कर दो। कलर का मतलब पेंट हो गया, रंग हो गया।
इसके अलावा इस पर ग्रीस लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, ताकि वो सीधा संपर्क में, वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में नहीं रहे। इसके अलावा उसका गैल्वनीकरण कर सकते हो, अधिक अभिक्रियाशील धातु का लेप कर सकते हो, ताकि वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी और दूसरी धातु समाप्त नहीं होगी। इसके अलावा उसमें उपयुक्त प्रकार के ऐसे विलयन का, विद्युत अपघटनी विलयन का उपयोग करोगे जिसका उस पर मीन्स धातु पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसके संपर्क में अगर रहेगा तो उस पर का संसार नहीं होगा, उसकी धात्विक चमक समाप्त नहीं होगी। फिर है संसारण की क्रिया विधि कि संसारण एक विद्युत रासायनिक सेल है। वो कैसे? तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक उष्मा से विद्युत उष्मा का निर्माण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसमें शुद्ध लोहा किसका कार्य करता है? एनोड का। अशुद्ध लोहा या अशुद्ध युक्त पदार्थ किसका कार्य करते हैं? कैथोड का। विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में क्या होता है? जल। कैसा जल होगा? या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें आयरन है वो फेरस आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन H+ आयनों का अवशोषण करके जल के रूप में अपचयित हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि पूर्ण जल अभिक्रिया हो जाएगी, जोड़ दोगे तो। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ फेरस आयन। ये जो फेरस आयन है ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में, ये देखो ये रही नमी और ये रही ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फेरस किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में। और ये फेरिक ऑक्साइड नमी का अवशोषण कर लेता है, जल को अपने पृष्ठ पर अवशोषित कर लेता है। जब जल को अवशोषित कर लेगा तो क्या बन जाएगा? Fe2O3.XH2O। और ये जो अणु होता है इस अणु को, अणुयुक्त अणु को आप कहोगे या नमी युक्त अणु को आप कहोगे जंग। ये है संसारण की विद्युत रासायनिक क्रिया। तो आज की क्लास में हमने दो गुणधर्म पढ़े। पहले पढ़ा ईंधन सेल और दूसरा पढ़ा संसारण। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।